नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मा इसके यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले टेस्ट संख्या 1 से लेकर 4 तक का मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया है। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट संख्या 5 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीपीएससी एडीओ टेस्ट सीरीज संख्या 5 का डिस्कशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया होगा और आपकी स्कोर जो रही होगी 70 प्लस रही होगी, क्योंकि अगर अभी आप 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो एक महीना और अगर पढ़ लोगे तो आपका स्कोर 75 टू 80 के बीच में रहेगा, जो कि एक आइडियल स्कोर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ्स भी पूछे जाएंगे, रीजनिंग भी पूछे जाएंगे और जीएस के भी टेस्ट सीरीज होंगे आपको। ठीक है, लेकिन जीएस के टेस्ट सीरीज में अगर आप 70 प्लस प्लस स्कोर ला रहे हो और मैथ और रीजनिंग में आपका स्कोर 80 के अप्रोक्स आ रहा हो तो आपका सिलेक्शन बीपीएससी एडीओ में पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ टेस्ट संख्या 5 का डिस्कशन। और पहला प्रश्न जो है आपके सामने इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जरा, इस पे ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आप लोग का उत्तर भी जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं इसे डिस्कस करूंगा। निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? ठीक है, कह रहा है तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनमें से किन राजाओं को चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे राजाओं को चुनना डायरेक्टली जनता के द्वारा, तो ये कोई जरूरी नहीं से ऐसा डेमोक्रेसी रहा होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैल गई होगी, उसके बाद राजा को डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना गया होगा। इसका मतलब डेमोक्रेसी से नहीं है, लोकतंत्र से नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो ऐसा जो राजा जो था, ध्यान में रखना, एक आपके गोपाल थे, जो कि पाल वंश के ये संस्थापक है गोपाल, ध्यान में रखना। और उसके बाद अगर बात करेंगे, ये 750 से लेकर 770 तक ये शासक रहे थे। बंगाल बिहार में मुख्यतः इनका रोल था। उसके बाद आपको ध्यान में रखना कौन होगा, तो नंदी बर्मन। ठीक है, पल्लव मल। ठीक है, ये आपके पल्लव वंश के शासक थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों शासकों डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना गया था। बंगाल के बारे में बता देता हूं, जहां पे गोपाल का प्रशासन था, पाल वंश के शासन थे। हर्षवर्धन हर्षवर्धन का जब सत्ता जब जाती है नॉर्थ इंडिया से मुख्यतः, तो पूरी तरीके से क्षेत्रों में अव्यवस्था फैल जाती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक विदेशी आक्रमण भी आपको देखने को मिलता है। ऐसे परिस्थिति में जनता जो थे गोपाल के पास में जानते हैं, उनको अपना शासक नियुक्त करते हैं और प्रशासन करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, अब पाल वंश की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत के इतिहास में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पल्लव वंश का राजधानी कहाँ पे, तो कांची था, कांचीपुरम, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कुछ वंश है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हर्षवर्धन की बात करेंगे, तो ये जो मुख्यतः किस वंश के शासक थे, पुष्य भूति वंश के ये शासक थे। ध्यान रखना, 606 से लेकर 647 तक इन्होंने रूल किया था हर्षवर्धन ने। 647 में ये पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद पाल वंश की बात करेंगे तो संस्थापक ध्यान में रखना है कौन था इसका, गोपाल था। अब मुख्यतः संस्थापक का गोपाल जो था, प्रशासन कब से कब तक करता है, तो 750 से लेकर 770 तक है। ध्यान रखना, जनता द्वारा ये भी चुने जाते हैं। उसके बाद यशो बर्मन की बात करेंगे तो इनका जो राज्य जो था ये कन्नौज था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे नंदी बर्मन पल्लवल की बात करेंगे तो इनकी राजधानी कांची हुआ करती थी। ये भी जनता के द्वारा ध्यान में रखना, ये भी आपके जनता के द्वारा ही चुने गए थे। चलिए तो आगे के प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं और उस पे जरा हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपको दिख रहा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ठीक है, तो ध्यान में, इनका नाम है कुलोतुंग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट नाम है। तो कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपने राज्यों को चोल प्रशासन से स्वतंत्र घोषित किया। सामान्यतः ऐसे अवसरों पर शासक कठोरता दिखाते थे, लेकिन कुलोतुंग प्रथम ने ऐसा नहीं किया। आपको पता हो गया राजेंद्र चोल और राजेंद्र चोल प्रथम और राजेंद्र चोल द्वितीय के समय में क्या था, तो श्रीलंका जो था, ध्यान में रखिएगा, ये चोल वंश के अधीन ही मतलब सत्ता में आ गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था। लेकिन कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया, श्रीलंका को पूर्णतः मतलब क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी। इसको आपको ध्यान में रखना, ये काफी कुलोतुंग प्रथम का उदारता और कूटनीतिक समझदारी से भरा हुआ क्या था, कदम था। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ठीक है, ये तो आसान प्रश्न, आपको पता ही होगा। बाघ की गुफाएं में आपको देखने को मिलता है, ध्यान में रखना। चलिए, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बाघ की गुफा की बात करेंगे तो लोक जीवन और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे लोमहर्ष ऋषि गुफा का, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, बिहार में मिलेगा, जहानाबाद जिला में मिलेगा। ये मौर्य कालीन है। अगर आपसे बात करूं नासिक की गुफा है, तो ये आपको सातवाहन कालीन है, ध्यान में रखना, ये भी आपको महाराष्ट्र में है। ये कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बाघ की गुफाएं जो ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश में, ये कैसी है, तो ये गुप्त कालीन है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिए। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। ध्यान में रखना, भूमि अनुदान नहीं दिया गया था मौर्यकालीन शासकों के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका ये कारण नहीं था, से मतलब कृषक ने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था, या फिर ध्यान में रखना। तो ये दूसरा जो कारण जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये असत्य है, पहला कारण जो है सत्य है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसा किसी भी प्रकार के किसी भी उल्लेख में कृषकों के द्वारा विद्रोह का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि मौर्य काल में धार्मिक भूमि दान देने का प्रचलन नहीं था। मुख्यतः सातवाहन के समय में यह प्रचलन आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है, धौलावीरा। आपसे अगर पूछा जाएगा तो बताइए धौलावीरा कहाँ पे है, तो ध्यान में गुजरात के कच्छ में है। अभी भी आप गुजरात के कच्छ में जाओगे तो पानी की समस्या अभी भी वहां पे विद्यमान है। इसीलिए वहां पे उन्नत जल प्रणाली आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पानी के बहुत अच्छे तरीके से वो लोग संचय करना जानते थे, ताकि भविष्य में क्या आ सके, तो भविष्य में वो पानी का प्रयोग कर सके, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्रमुख नगर था। नगर की विशेषताएं कैसी थी, नियोजित रूप से थी, वेल प्लान थी, ठीक है। दो प्रकार का क्षेत्र आपको देखने को मिलता था, मुख्यतः नगरीय क्षेत्र होते थे, आवासीय क्षेत्र होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन यहाँ का धौलावीरा का काफी बढ़िया था, अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन था। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपुति अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कथन किनका है, अशोक का है। देखिए, आप किसी भी धर्म का पालन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बोलना, अपने धर्म का प्रचार करना, ये तो आपको संविधान भी अधिकार देता है। लेकिन दूसरे धर्म की बुराई करना, दूसरे धर्म के तुलना में अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाना, ये हमारा संविधान भी अधिकार नहीं देता, और नैतिक रूप से भी गलत है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अशोक ने ये बातें आज से लगभग हजारों वर्ष पहले कह दी थी कि कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता। उस समय कोई धर्म तो था नहीं, क्योंकि उस समय ही क्या था, उस समय हमारा जो धर्म जो है, अ, सनातन धर्म कह लीजिए, फिर हिंदुत्व कह लीजिए, उसी का बहुत सारे संप्रदाय थे। जैसे कि से बात करेंगे, उस समय वैष्णव संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय थे। तो विभिन्न विभिन्न संप्रदाय होते थे, जो कि एक ही धर्म की शाखाएं थी, इसलिए यहाँ पे संप्रदाय लिखा गया है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में आप देखोगे तो विभिन्न धर्मों के साथ इसे जोड़ के भी आप पढ़ सकते हो। तो कितनी अच्छी बातें लिखी गई है, आप इसे अपने एस्से वगैरह में, निबंध वगैरह में भी लिखते हो, तो जहाँ पे धार्मिक सांप्रदायिकता के ऊपर प्रश्न है, तो आप इसको कोट कर सकते हो। बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप इसको कहीं से नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसे निबंध वाले लेखन शैली में इसका प्रयोग कर सकते हो। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य का शासन करने का, एक मिनट, शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, हरिहर प्रथम, ठीक है। तो जब पता होगा, हरिहर और बुक्का की बात करेंगे, तो इन्होंने मतलब क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी विजयनगर साम्राज्य की नींव, तो ध्यान रखना 1336 में रखी, ठीक है। हरिहर प्रथम और बुक्का। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम था क्या, तो ध्यान रखना विजयनगर, ठीक है। विजयनगर का मतलब क्या होता है, जीत का शहर। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, जिसका पहला शासक हरिहर प्रथम था, उसके बाद बुक्का प्रथम भी शासक बनता है, ठीक है। अब विजयनगर वाले जो थे मुख्यतः किस देवता का पूजा करते थे, तो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, जो कि विरूपाक्ष के अवतार थे। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो कभी भी आप इसको भूलने का प्रयास नहीं करेंगे।
चलिए, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य कह लीजिए, या फिर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ध्यान में रखना। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ था। और उसके बाद अगर बात करेंगे किस नदी की सहायक थी, तो ध्यान रखना कृष्णा नदी की सहायक थी। चलिए, आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष की व्यापक यात्रा जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसने आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 7300 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में दिया गया है? तो उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना, इबन बतूता। ठीक है, तो इबन बतूता की बात करेंगे, लगभग 1,17,000 किलोमीटर की उसने यात्रा की थी। या फिर उसको माइल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 73,000 माइल की उसने यात्रा की थी। कहाँ का यात्री था? तो ध्यान रखना, इबन बतूता जो था मोरक्को का यात्री था। और कब आया था? तो ध्यान रखना, इबन बतूता की बात करेंगे तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इनके विद्वता से इतने प्रसन्न थे, इनके ये विद्वान व्यक्ति थे, इनके विद्वता से इतने प्रसन्न थे जो उन्होंने इनको क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ध्यान में रखना, कभी भी भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो रहला के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इबन बतूता की यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, रहला के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलिए, इस पर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? बहुत बढ़िया प्रश्न बताया गया है। बताइए, इन सारी चीजों को अगर वर्तमान में आप प्रासंगिक मानते हो तो कितना बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कथन किनका है बताइए? ऑप्शन आपको दिख रहा है। रामानंद होंगे, दादू होंगे, या फिर गुरु नानक होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो थे नानक के कथन है। ठीक है, नानक के जन्म की बात करेंगे, 1469 में हुआ था। ध्यान में रखना, 1469 में हुआ था, और ये आपके सिख धर्म के संस्थापक है। ठीक है, कभी भी आप इसको न भूले, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उनका बात करेंगे। 1469 में जन्म हुआ था। पूरा नाम जानते हैं? गुरु नानक देव। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान कहाँ पे पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में चला गया है आजादी के बाद। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के संस्थापक है ये। ग्रंथ की बात करेंगे तो इनके जो उपदेश जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अब 1539 में इनका देहांत हुआ था। अब मृत्यु का स्थान है करतारपुर साहिब है, ध्यान में रखना, वो भी पाकिस्तान में ही है। जन्म स्थान की बात करेंगे, तलवंडी है, जिनको ननकाना साहिब कहा जाता है, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, भूलना मत। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है। अहदी ये घुड़सवार कौन थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया? सिपाही ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। बताना है अहदी ये घुड़सवार कौन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनका जो सही उत्तर क्या होगा? तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या क्या है तो देख लेते हैं। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, मतलब अपनी सेवा जो थी उन्होंने इंडिविजुअल रूप से दिया, किसी सरदार के साथ वो जुड़े हुए नहीं थे। सिपाहा सिपाहा सिपाही होना चाहिए, सिपाही ही जिनका आसन कर्नल था। ये कर्नल आई थिंक ट्रांसलेशन में यहाँ पे गलती होगा, इस सीनियर अधिकारी को बोला जाता होगा, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह का मतलब यहाँ पे होते थे, सैनिक होते थे मुख्यतः मुगल दरबार में। एक होते थे अहदी होते थे, जो इंडिविजुअल रूप से डायरेक्ट भर्ती होते थे, और एक होता था दाखिली होता था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो अहदी जो होते थे सिपाही सीधे बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और उनके अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। ध्यान में रखना, जिनका मनसबदार से कोई प्रत्यक्ष इनका संबंध नहीं होता था, अहदी से। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये जो सैनिक जो होते थे अहदी जो थे, सो डायरेक्ट स्टेट के अंदर आते थे, इसलिए बादशाह के द्वारा ही मतलब उनको सारी सुख सुविधाएं, जैसे वेतन हो गया, ठीक है, वस्त्र हो गया, घोड़े की व्यवस्था हो गया, स्वयं जो कौन करते थे? तो राजा करते थे। ठीक है, ध्यान में रखना। एक अहदी घुड़सवार सिपाही का जो सैलरी जो होता था, 12 से 15 रुपए की तुलना में 500 रुपए तक वेतन दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना। और अहदी सैनिक जो थे लगभग अकबर के शासनकाल में 12,000 के आसपास थे। ठीक है, और ये मतलब अकबर के सबसे भरोसेमंद सैनिक सैनिक माने जाते थे। तो अहदी का बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल था ड्यूरिंग द मुगल रूल, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
उन्नीस सौ 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारण कारक के रूप में जोड़ा जाता है? ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बना दिया। ठीक है, न्यायिक पदों की अधिक कार्य कुशल बनाना, या फिर उपर्युक्त एबीसी या फिर एबीसी तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है। बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका लिया है उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा, ये जो व्यवस्था जो थी ना, कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट लाया था या फिर भू राजस्व व्यवस्था की जो अस्थायी प्रणाली जो लेकर आया था, तो इसमें क्या थी, भू क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया था। ठीक है, इससे लगान रहित अनुदान भूमि, चरागाह, प्रतिभूमि आदि के स्वामित्व को लेकर कानूनी विवाद भी बढ़े थे। जमींदारों और कृषकों के बीच मध्यस्थता एवं स्वामित्व के अधिकारों का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। न केवल कानूनी झगड़ों के विरुद्ध हुई, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी जटिल बना दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है, इसको मैं थोड़ा देखूंगा। आप ग्रुप में इसके बारे में एक्सप्लेनेट कर देना, मुझे लग रहा है इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा मिसिंग है, मैं इसे देख लूंगा। चलिए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका देखिएगा प्रश्न, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कहाँ पे हुई थी? 1858 में हुई थी। और ध्यान में रखना, ये आपका दिल्ली में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा को किसने पढ़ा था? तो उस समय के जो तत्कालीन वायसराय जो थे, पहला वायसराय वही थे, कैंगिंग ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है, ध्यान में रखना। भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत रखना। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है, बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो लिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन जो था यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब भारतीय प्रशासन को कौन चलाएगी? तो ब्रिटिश ताज या फिर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान में इसको रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद एक एक नया पद निकल कर आएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निकल कर आता है, जिसको राज्य सचिव का पद कहते हैं। वो 1858 के, सॉरी, 1857 के क्रांति के बाद ही निकल कर आता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। और लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति जो थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, राज्य हड़प की नीति, उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ध्यान में रखना, ये जो कथन जो है, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जी का है। ठीक है, उन्होंने कहा था, तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पे बहुत काम किया जाना है। ठीक है, स्वामी बात करेंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर किस लिए जाने जाते हैं? तो विधवा पुनर्विवाह को लागू करने में, कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1856 में विधवा विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया गया था, विडो री मैरिज एक्ट 1856 में। और उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत योगदान है। जिस प्रकार से सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किनका योगदान है, आप बताइए? राजा राम मोहन राय जी का योगदान है। उसी तरह विधवा विवाह, पुनः विधवा विवाह को करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत योगदान है, क्योंकि विधवा जो होती थी ना, जैसे बच्चों की शादी 2 साल 3 साल के उम्र में करवा दिया जाता था। ठीक है, अब इनका शादी 2 साल से 3 साल की उम्र में हो गया। उस समय लड़का भी मान लीजिए 4 से 5 साल का है। अब बच्चा जो है, महिला जो, सॉरी, जो बच्ची जो है वो अपने घर पे रह रही है, और लड़का जो है अपने घर पे रह रहा है। ठीक है, अब क्या होता था, लड़का का डेथ किसी कारणवश शादी के 3 साल 4 बार हो जाता था। मान लीजिए 7 साल की उम्र में हो गया, 8 साल की उम्र में इसका डेथ हो गया। अब ये बच्ची जिसकी शादी जिस समय हुई थी, उस समय इसकी 2 से 3 साल उम्र थी, वह कभी ससुराल नहीं गई। एक गौना होता था, क्योंकि शादी के 10 साल 12 साल बाद होता था। ठीक है, जब लड़की बड़ी हो जाती थी। लेकिन जब पता चलता था से भाई साहब, जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई है बचपन में, उसका देहांत हो गया। अब इस समय इस बच्चे का उम्र मात्र 4 साल 5 साल है, इसका देहांत हो गया। और इस वजह से वो बच्ची को हमेशा विधवा का जीवन जीना पड़ता था। इतनी एक खराब प्रथा थी। ठीक है, जिससे उसने कभी मिला नहीं, जिसके साथ उसने कभी बात नहीं की। ठीक है, उस समय उसके इतना सेंस ही नहीं है। तो ये इतनी खराब प्रथा थी, तो इसको मतलब क्या किया गया, समाप्त करवाया
समाप्त किया गया। और इसमें जो था इस पर विद्यासागर जी का बहुत अधिक योगदान था। और वीडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, तो ये 1856 में आया था। ठीक है। उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनियां लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ठीक है। तो किनके संदर्भ में ये बात हो रही है, तो ध्यान में रखना लाला लाजपत राय के बारे में बात हो रही है। लाला लाजपत राय के जो गुरु जो थे, अपने राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे, तो ध्यान रखना मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब मेजनी कौन था, तो ध्यान रखना इटालियन क्रांतिकारी था। इटली का एकीकरण करने में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। एक मेजनी थे, एक गैरिबाल्डी थे, और एक और भी था। ठीक है, काउंट काबू। ठीक है। तो गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबू ने तीनों ने मिलकर 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया था। और उसमें लाला लाजपत राय जी काफी प्रभावित हुए, और इसलिए मेजनी को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु आप कह सकते हो। चलिए, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की भी जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय। और इनका हत्या कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, तो साइमन कमीशन को लेकर 1928 में, जब ये लाहौर में एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। तो उस समय लाठी से मार मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने क्या कहा था, तो मेरे शरीर पे पड़ा एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के लिए आखिरी किल साबित होगी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, बड़ा सुंदर प्रश्न दिया हुआ है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन का मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवक्ता, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। ठीक है। तो इतना कहानी बताने के बाद केवल इस वाले फैक्ट को ही अगर बता देते तो आप लोग जान जाते। ठीक है, किनके बारे में बात हो रही है, तो गोखले जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखना महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोखले थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक मैं इनका लाला लाजपत राय का एक किताब आप ध्यान में रख लो, जो कि कई बार पूछता है। एक किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है। और एक किताब और भी है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। ठीक है, DEPORTATION। ठीक है, ये दो किताबें हैं, इनको आपको देखना पढ़ना चाहिए। पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम याद भी रख लो। ठीक है। यहाँ पे गोखले जी के बारे में बातें हो रही थी ऊपर में। क्या थे गोखले जी? थे भारत के प्रमुख उदारवादी नेता थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। ध्यान में रखना, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिनको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये कब इनको स्थापित किए थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के? तो 1905 में। पूछा जाता है, ध्यान में रखना, भूलना मत आप। ठीक है। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एजी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था। ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को लगती थी से भाई साहब ये जो श्रमिक नेता जो है, जो कम्युनिस्ट है, जो हमारे खिलाफ क्या करे, षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है, इसलिए 33 श्रमिक नेताओं को मतलब क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये जब बात दुनिया में गई, ठीक है, न्यूज के माध्यम से, तो उसके बाद मतलब ये सारी जगहों पे ब्रिटिश सरकार की किरकिरी हुई। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपना बाइट दिया इसके प्रति, जिसमें से प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स थे, हेराल्ड लॉस्की थे, रोमा लोरा थे और रूजवेल्ट। ठीक है, इन मुकदमाओं के बारे में क्या किया, आलोचना की, अपना समर्थन देने का काम किया। ठीक है, इसमें बहुत सारी मतलब महिला भी शामिल थी मेरठ षड्यंत्र केस में, ये भी आपको ध्यान रखें। एक प्रमुख नेता थे नलिनी सेन गुप्ता, वो भी इस केस में थे। ठीक है, मुझे बहुत सारे नेताओं का तो नाम तो याद नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो था श्रमिक नेता थे और कम्युनिस्ट या फिर साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, ये भी ध्यान में रखना। ब्रिटिश कम्युनिस्टों से बहुत डरता था, ये चीज आपको ध्यान रखना। उनको लगता था जिस तरीके से रसिया में लेनिन के आने की वजह से वहां पे मतलब साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हुआ, रशियन में देखेंगे वहां पे मतलब क्रांति आई, वहां के राजा को थ्रो आउट कर दिया, तो वो चीजें कहीं भारत में ना आ जाए। ठीक है, इसलिए वो कम्युनिस्टों से बहुत डरते थे। कांग्रेस नेताओं द्वारा मांटेग्यू चंसर रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी एक पार्टी का गठन किया है? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये पे। तो यहाँ पे इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, तो मांटेग्यू चंसर रिपोर्ट कब आई थी? तो ध्यान रखा 1919 में आई थी। तो कांग्रेस के अंदर मतलब बहुत सारे नरमपंथी जो थे, वो इस चीज को स्वीकार कर लिए थे। उनका कहना था, तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, क्यों मतलब मांटेग्यू चेम्सर रिपोर्ट का मतलब निंदा किया जा रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर मतलब क्या होता, विवाद उत्पन्न हो जाता, जिसकी वजह से कुछ नरमपंथी नेता ने क्या किया, पार्टी छोड़ दिया। ठीक है,
अ, उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन या फिर अखिल भारतीय उदारवादी संघ। ठीक है। कौन कौन से नेता थे तो ध्यान में रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और साथ में एम आर जयकर। ठीक है। तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर का नाम कई जगहों पे आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये साम्यवादी नेता थे और मुख्य रूप से मतलब ये नरमपंथी विचारधारा को फॉलो करते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता, इसको क्रम में समझाना समझाना है कब हुआ। तो देखिए सारे के सारी सारी जो घटनाएं जो है ना, ये सबसे पहले ये 1931 में ही होता है। ठीक है। लेकिन हमको महीना याद होना चाहिए। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है। भगत सिंह जी या उनके साथियों को जो फांसी दिया गया, यह 23 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है। ये अधिवेशन जो होता था ना, कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन जो होता था, वो वर्ष के आखिरी महीने में होता था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये अधिवेशन जो हो गया जल्दी हो गया था। ठीक है। दिसंबर में नहीं हुआ था, ये आपको हो गया था मार्च के आखिरी महीने में। ठीक है। अब इसको कनेक्ट आप कैसे करोगे, ध्यान में रखिए। जैसे कि इसे कराची अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है, रीजन क्या था, भगत सिंह और उनके साथियों को जो फांसी दिया गया था उसके विरोध में। ठीक है। तो कराची अधिवेशन कब होगा, राजगुरु को फांसी देने के बाद। ठीक है। ये मतलब अंतिम महीने में हुआ था 1931 में, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी वहां पे भगत सिंह उनके साथियों को लेकर बात करते हैं इरविन से क्या उनको माफी मिल सकती है। इरविन छोड़ देता है, गांधी जी प्रेशराइज नहीं करते। अगर गांधी जी ये विचार करते से भाई साहब नहीं आप साइन करो ही करो उनके मर्सी पटिशन पे, नहीं तो हम आपके साथ समझौता नहीं करेंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में न जाएंगे, तो ये चीजें डिफरेंट हो सकती थी। क्योंकि लोगों का मानना क्या था उस समय, जो लोग जो थे जो कि मतलब जो भगत सिंह या फिर उनको साथियों को फांसीनामा वापस चाहते थे, फांसी नहीं होना देना चाहते थे, उनका कहना था से गांधी जी जाए इरविन से मिले और उनको सीधा सीधा बोल दे से भाई साहब आप फांसी की सजा को कन्वर्ट कीजिए, बदलिए या फिर माफ कीजिए, नहीं तो हम गांधी इरविन समझौता पे सिग्नेचर नहीं करेंगे और नहीं कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व हुआ। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी तरह से दूसरा में भी नहीं जाएगा। ठीक है। हालांकि गांधी जी इन शर्तों को नहीं रखते हैं और इसके वजह से फांसी होती है। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, उसके बाद राजगुरु जी को फांसी दिया जाता है और सबसे अंतिम में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये 20 एक तरह से देखेंगे तो जल्दी हो गया था, वैसे नॉर्मली कब होता था, दिसंबर के समय में होता था। तो आप इसको लगा लीजिए, इसका सीरीज क्या होगा, तो इसका सीरीज क्या होगा, 3-2-1। ठीक है। ये जो आपका ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, उसके बाद जो आप देखेंगे राजगुरु जी को फांसी हुई थी, या उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो कराची अधिवेशन में ध्यान में रखना 2-3 चीजें हुई थी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भगत सिंह और उनको साथियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। यहाँ पे मतलब क्या किया गया था, क्या बोलते हैं, हाँ, गांधी जी को मतलब काला झंडा दिखाया गया था। इस अधिवेशन की बात करेंगे तो इस अधिवेशन में अध्यक्षता जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। मौलिक अधिकार के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था, ध्यान में रखना। उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक नारा दिया गया था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई साहब क्रिप्स प्रस्ताव आया कब। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने यही निकलता है कि क्रिप्स प्रस्ताव आया कब, तो ध्यान में रखना है 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव हुआ। ठीक है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। भारत को बोला गया था भाई साहब हम आपको अधिराज्य का दर्जा देंगे, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। अधिराज्य मतलब डोमिनियन स्टेटस की दर्जा देने की बात की गई थी। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। उसके बाद और क्या था, तो कौन सा कथन सही है, तो केवल बी कथन है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की दर्जा देने की बात नहीं कही थी, डोमिनेट स्टेटस कहा गया था। इसलिए भाई साहब कांग्रेस के नेताओं ने क्या बोला, आउटडेटेड चेक है, क्योंकि ये मांग जो थी काफी पहले से चली आ रही थी ना। क्योंकि भारत जो था डोमिनेट स्टेटस की मांग कब कर रहा था, 1929 से पहले। लेकिन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है और यहाँ पे नेहरू जी अध्यक्ष बनते, तो उन्होंने क्या चीज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो भारत जो था पूर्ण स्वराज की मांग कब, 1929 से ही कर रहा था। आप 1942 में सेम चीजों को ला के रख रहे हो, तो ये चीजें दिक्कत थी। हाँ, डोमिनेंट स्टेटस हम लोग कब मांग रहे थे, तो 1928 तक हम लोगों ने डोमिनेंट स्टेटस मांगा।
लेकिन जैसे 1929 में लाहौर अधिवेशन होता था, हम लोग पूरी तरीके से टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग को पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ठीक है, ये काफी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? वेवल। ठीक है। कौन था? तो लॉर्ड वेवल जो था भारत का सेनापति था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, मतलब कब की बात हो रही है? 1942 की बात हो रही है। ठीक है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, जिसका कमांडर इन चीफ की बात करेंगे, वेवल था। उसके उन्होंने बाद में बस 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय तथा गवर्नर जनरल के रूप में भी काम किया। ठीक है। तो 1943 से लेकर 1947 तक। तो कभी कभी क्या होता था, गवर्नर जनरल ही प्रधान सेनापति होता था। जैसे कि मान लीजिए कानवाली जैसे लोग आए, तो गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का भी काम किया, लेकिन बहुत समय तक ये पद अलग अलग भी रहा। ठीक है। माउंट बेटन के समय भी सेम ही था। माउंट बेटन खुद ही मतलब आर्मी बैकग्राउंड से था, लेकिन यहाँ पे बेवल की बात करेंगे तो पहले प्रधान सेनापति बनाया गया, इसका भी बैकग्राउंड आर्मी का ही था। उसके बाद मतलब क्या था? तो उसके बाद मतलब ये भारत का वायसराय भी बनाया गया। ठीक है। बेवल के बाद जो आते हैं वो आपके कौन होते हैं? लॉर्ड माउंट बेटन होते हैं। ठीक है। तो बेवल जो था आपका सेकेंड लास्ट था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और ये बेवल जो था एक सैन्य अधिकारी था, ध्यान में रखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखिए। पॉलिटी के क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान है, जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं? भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इन्होंने ये कथन कही थी। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ध्यान में रखना। संविधान चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले कौन लोग हैं, कितने ईमानदार हैं, निष्ठावान है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ठीक है। ध्यान में रखना, ये कथन किनका था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। तो ध्यान में रखना, ये गलत है। अपशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ केंद्र के पास होती है, अमेरिका में राज्यों के पास होती है। इसलिए अमेरिका जो है संघीय शासन व्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। हमारे यहाँ अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? अर्धसंघीय कहलाते हैं, केसी बेयर के शब्दों में। अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है, ये अमेरिका में होता है, ये आपका इंडिया में होता है। तो दोनों में तो समानता तो है नहीं ना। यहाँ पे ये अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास में होती है, ये यूएसए में आपका होता है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, तो ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति दोनों ही जगह है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है, सीनेटर जो होता है, वो 50 स्टेट है ना, प्रत्येक स्टेट से दो दो सीनेटर चुनकर आते हैं। ठीक है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोटल वहां पे 100 सीनेटर होते हैं। वो राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रत्येक स्टेट से एक ही सीनेटर आएंगे। कोई राज्य, न्यूयॉर्क जैसा राज्य बहुत बड़ा है, अब पेंसिल्वेनिया जैसा राज्य बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, प्रत्येक राज्यों से दो दो सीनेटर चुनकर आएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यूपी से 80 को सांसद है। ठीक है। और यहाँ से मणिपुर से केवल एक है, एक या दो होंगे, देख लेना आप। तो ऐसा नहीं, वहां पे सभी राज्यों से बराबर बराबर। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपका अमेरिका है। ठीक है। हमारे यहाँ उच्च सदन में कुछ सदस्यों का मनोनीत होता है। ठीक है। वो अमेरिका में नहीं होता। यहाँ पे केवल तीसरा नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पॉकेट वीटो की बात करेंगे, वहां का राष्ट्रपति के पास भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ठीक है, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। शिक्षण सत्ता की बात हो रही तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे 15 का 5 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत राज्यों को यह अधिकार देता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें क्या आते हैं? ओबीसी। ठीक है। अनुसूचित जाति जिसमें एससी होता है, या फिर अनुसूचित जनजाति इसमें एसटी होता है। ठीक है। तो इनको मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में मतलब क्या मिले? आरक्षण मिले, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। अब लोग सर ये किस प्रकार के आरक्षण है? मान लीजिए आपको आरक्षण दे दिया गया। ठीक है। अब आरक्षण दे दिया गया, केवल नौकरी में आपको आरक्षण दे दिया गया। लेकिन केवल नौकरी में आरक्षण अगर आपको दे देगा, लेकिन पढ़ने वाला शिक्षण संस्था में आपका आरक्षण ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे नौकरी करोगे? नहीं, तो सबसे पहले आपका नामांकन जहां पर भी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन हो, मेडिकल में नामांकन हो, या फिर नॉर्मली आप कोई कोर्स कर रहे हो वहां पे नामांकन हो, तो वहां पे अगर आपके आरक्षण के अनुपात में आपको सीटें दी जा रही है, तब आपका वहां पे एडमिशन होगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर आप नौकरी में आरक्षण मिलोगे। तो हमारे यहाँ नौकरी के अलावा शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है। इसलिए विभिन्न कॉलेजों वगैरह में देखिएगा इतना परसेंट सीट रिजर्व है। इसलिए कॉलेज का जो कटअप जो निकलता है वो एक अनुपात में निकलता है। ठीक है।
ये चीजें पहले नहीं थी, 2005 में इसको जोड़ा गया था, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा कहते हैं, कि निम्नलिखित कथनों पे आपका विचार करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी का हिस्सा है, ध्यान में रखना। ये 39 के क में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? तो समाज में जो कमजोर वर्ग जो होते हैं उनको मतलब क्या करना, निःशुल्क और समक्ष विधिक सहायता प्रदान करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई इनकम का स्रोत नहीं है और आपने कोई कांड कर दिया, ठीक है, क्राइम कर दिया, तो भारतीय संविधान के अनुसार या फिर भारतीय जो हमारा जो कानूनी व्यवस्था है उसके अनुसार आपको भी वकील मिलेगा। लेकिन आपके वकील को देने के लिए पैसा नहीं है, तो कोर्ट ऐसी व्यवस्था करेगी से आपको खुद ही मतलब हायर करके आपको क्या करेगी, एक वकील उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। इसी को नालसा बोलते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा संविधान के किस में देखने को मिलते हैं? तो 39 के क में देखने को मिले, डीपीएसपी का हिस्सा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है राज्य आपको ये अधिकार क्या बोलते हैं उसको दे ही दे, ठीक है। राज्य बोल भी सकती है भाई मेरे पास संसाधन नहीं है, और ये डीपीएसपी का हिस्सा है इसलिए आप इसको फॉलो भी नहीं करवा सकते, ठीक है। ये राज्य के ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपके पास वकील कौन होगा। कभी कभी देखिएगा आपका केस जो होता है सरकारी वकील खुद लड़ता है, उसको आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपको राज्य की तरफ से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो राज्य कहने का मतलब ये नहीं है इसमें बिहार झारखंड यूपी की बात करना हो। स्टेट का मतलब एक दूसरा चीज होता है। आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों को निर्देश जारी करता है। बताइए कौन सा उत्तर सही है? तो ध्यान में रखना, तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है नालसा का, 39 के का, और डीपीएसपी का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किस वर्ग में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो ये हुई थी आपकी 1976 में, ठीक है। ध्यान में रखना। कैग के बारे में, कैग का आर्टिकल्स बताइए, कहां से कहां तक है कैग का आर्टिकल? सीएजी आई थिंक 1948 से, सॉरी 148 से 151 तक। क्रॉस चेक करना आप लोग, ठीक है। ये अनुच्छेद होना चाहिए, अनुच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सब आपको याद होना चाहिए, चाहे वो कोई संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हो या फिर किसी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का जो आर्टिकल्स है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा, आपको याद होना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। अभिकथन क्या है? देखिए, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, उसके यथासंभव एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखना, दोनों कथन सही है, ठीक है। विघटन की बात करेंगे, राज्यसभा का नहीं होता है। कुछ सदस्य जो होते हैं, ध्यान में रखना, वो क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक है। कितने वर्षों पे? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वह चले जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, रिटायर कर जाते हैं, उसके जगह पे 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था संसद की निरंतरता बनाए रखने के लिए की गई है, ठीक है। और इसके जो सदस्य जो होते हैं ना, ध्यान में रखना, राज्य विधानसभाओं से चुनकर आते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं से आपका जो राज्यसभा जो है सो राज्यों का मतलब क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ने किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया है? ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका अधिनियम 1989, ठीक है। अब इसमें अधिनियम लगा हुआ है, मतलब संसद के द्वारा कानून पारित है, संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक है। मूल संविधान का हिस्सा नहीं, संसद के द्वारा जब आवश्यकता हुई तो संसद ने क्या किया, इसको कानून बनाया, इसलिए इसको अधिनियम कहते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 बनाया गया, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1990 में इसको लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो दलितों, आदिवासियों को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न की सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों पर कठोर दंड का प्रावधान करना तथा पीड़ितों को न्याय और मुआवजा देना, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके लिए 341 की बात करेंगे, एससी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 342 के लिए बात करेंगे तो एसटी के लिए है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है अधिसूचना को? तो ध्यान में रखना, इसके लिए दो होते हैं, एक राष्ट्रपति भी कर सकते हैं और संबंधित राज्य के नहीं, राष्ट्रपति, ठीक है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सूची जारी किया जाता है, जिसे संसद के द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। संविधान में आरक्षण के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, इसको भी आपको ध्यान रखना। चलिए
अब आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करते हैं। हाँ, संवैधानिक अनुच्छेद एक और भी है, इसके लिए कमीशन बना हुआ है, ठीक है। 338 में आप देखोगे, ये संवैधानिक संस्था है, एससी के लिए आयोग है, कमीशन है एससी के लिए। और 338 ए की बात करेंगे तो यहाँ पे 338 ए में एसटी के लिए है, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूँ, 338 में किसके लिए है? 338 में एससी के लिए है, ठीक है। और 338 ए की बात करेंगे तो ये आपका एसटी के लिए है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आयोग है, इसके लिए आयोग है ये, किसमें मतलब बोल सकते हैं ना, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको आपको ध्यान में रखना। इसमें आरक्षण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की, मौलिक अधिकार व्यक्ति को जैसा जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बना है, ठीक है। तो बताना किस बात में ये कहा गया था, तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था। ये मामला कब का है तो ध्यान रखना 1967 का है, ठीक है। चलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की मामला कब आया था? 1900 आई थिंक 1969 में था। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण का केस की बात करेंगे तो 1975 का ये केस होना चाहिए। इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये कुछ प्रमुख केस है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। चलिए, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, वह प्रभावी रहेगा। कितने दिन तक प्रभावी रहेगा भाई? 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। ध्यान में रखना, यह अनुच्छेद 249 में दिया गया है, और जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, वो प्रभावी रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक है। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। ये कब ये लागू होता है? तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल जैसी परिस्थितियों में होता है, या फिर मान लीजिए राज्य का विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, या फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है। तो वैसे कंडीशन में कानून को बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आगे के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जिसका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों के कारण उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद भार संभालने की तिथि से 6 वर्ष तथा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के लिए जो भी पहले होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा आपको ध्यान में रखना चाहिए। बताना है कौन सा कथन सही है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको देखना, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त अधिक शक्तिशाली होते हैं अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में, ठीक है। मिलने वाले वेतनों में भी असमानता देखने को मिलती है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये आपका ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, यह भी ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीकों और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, यह भी ठीक है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तिथि से 6 वर्ष तथा उनके, ठीक है, 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले होता वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 62 नहीं होगा, यहाँ पे गलती है, 6 वर्ष तो ठीक है, ठीक है। 62 की जगह पे यहाँ पे क्या करो, 65 करो, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आपका 2 और 3 जो है आपका सही है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग चर्चा करते हैं। यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी, अर्थात एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, ठीक है।
ध्यान में रखना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आर्थिक लागत या फिर इसको बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, तो दोनों ही कथन जो है आपका सही है, इसको पढ़िए ध्यान से। सामाजिक प्रगति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। यह सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक 3 व्यापक आयामों मानव की बुनियादी आवश्यकता, सुख के आधार और अवसरों पर आधारित है। बताइए कौन सा उत्तर आपका सही है? बढ़िया प्रश्न है ये। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? दोनों ही आपका सही उत्तर है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करता हूं, सुनिएगा। सामाजिक प्रगति सूचकांक, ठीक है, यह सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह सूचकांक 3 व्यापक आयाम मानव की बुनियादी आवश्यकता, सुख के आधार और अवसर पर आधारित है। तो यह भी आपका ठीक है। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। ठीक है, किस दशक के दौरान किया गया था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 7वें दशक। ठीक है, ध्यान, कब हुई थी हरित क्रांति? मुख्यतः आप देखोगे तो 1960 के बाद 1966-67 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो दशक अगर पूछा जाए तो आपसे ये कैमा हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सदी कैमा था तो जाहिर सी बात है 1900 ईस्वी, और 1900 ईस्वी में चल रहा है ना, तो सदी आपका 20वीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसका दिमाग की उपज थी? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था, मैक्सिको में वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग की उपज थी। हालांकि भारत में इसे लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनका हाल फिलहाल में अभी 100 वर्ष की आयु में निधन भी हुआ। ठीक है, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजना के बारे में विचार कीजिए। बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और 60 वर्ष तथा इससे अधिक की आयु में बुजुर्गों की उनकी ब्याज में अनिश्चित बाजार दशाओं के कारण होने वाली भारी गिरावट के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए योजना आरंभ की गई। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा का समर्पक बनाती है, जो भारतीय जीवन बीमा एलआईसी को सरकारी गारंटी पर आधारित अंशदान राशि से जुड़े हुए सुनिश्चित पेंशन प्रतिलाभ के प्रावधान के माध्यम से जुड़ता है। तो बताइए कौन सा योजना के बारे में बात हो रही? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, कब लॉन्च की गई थी? ध्यान रखना, तो 2014-15 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, मतलब क्या होता है? मतलब इसके द्वारा सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है, वैसे न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है। चाहे मार्केट में कितना भी भूचाल क्यों ना आ जाए, आपको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है, तो इतना आपको मिलेगा। अगर मार्केट में बहुत अच्छी बूम है, मार्केट बहुत अच्छे चल रहा है, तो आपको पैसा तो अधिक मिलेगा ही, नो डाउट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट। लेकिन एक लिमिट पैसा जो होगा वो आपको सरकार देगी, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। तो इसके लिए एक सुनिश्चित पेंशन प्रतिलाभ मिलने का प्रावधान है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। भारत में नियोजन की प्रक्रिया होती, नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किया जा रहा है। बताइए कौन सा उत्तर सही है? तो ध्यान रखना, दोनों ही सही है। मोदी जी आते हैं तो उसके बाद जो योजना आयोग जो चल रही थी, वो जो था 2012 से 2017 तक जो योजना चला, प्लानिंग कमीशन चला, ये जो था पंचवर्षीय योजना, ये आपका था 12 नंबर का था। कितने नंबर का था? 12वीं था। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग की जगह पे क्या लाया गया? नीति आयोग आया। ठीक है, और ये कब आया? तो ध्यान रखना, नीति आयोग 2017 में आया। ठीक है, इसमें 7 वर्षीय रणनीति ध्यान में रखना पत्र है, 3 वर्षीय एजेंडा है, और साथ में रखिएगा 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो नीति आयोग इस हिसाब से काम कर रहा है। तो हमारा जो आखिरी पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2012 से 2017 तक चला, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद आ गया कौन सा? नीति आयोग। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? चलिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, किसी किसी एक किसान के पास 4 एकड़ का भूखंड है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु वह अपने परिवार के 5 सदस्यों, पत्नी, बच्चे आदि को कृषि कार्य में लगा देता है, जबकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का है? ठीक है, तो बड़ा सुंदर प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई खेत का ये टुकड़ा है, ठीक है, इसमें 2 लोग काम कर सकते हैं, 2 लोग अगर काम करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसी इसी खेत में काम करने के लिए जहां पे 2 लोगों का काम है, आप उसमें पूरा परिवार को शामिल कर देता है और यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं,
तो ऐसे 3 लोग जो आएंगे ना वो प्रच्छन्न बेरोजगार है, मतलब उनके पास कोई भी काम नहीं है, मतलब कम लोगों की काम की सकता है लेकिन अधिक लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कौन सा बेरोजगारी बोलते हैं, तो इनको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। अब मुख्यतः इस प्रकार की बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो ध्यान रखें कृषि के क्षेत्रों में देखी जाती है, ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी, यह भी एक प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है, तो ध्यान में रखना इसका सही क्या है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक दोनों के संदर्भ में मापी जाती है, ध्यान में रखना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक की बात करेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी और आईडीबीआई सारे ही है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एनएससी की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 1992 में की गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। ये देश का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है। और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, एलआईसी भी है, जीआईसी भी है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रमुख संस्थान जो है इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ये मौद्रिक और शाख नीति का प्रमुख साधन है, ठीक है, ध्यान में रखना। और साथ में इस बाजार में संस्थानों के अलावा अकेला व्यक्ति भी हिस्सा ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, संस्था भी इन्वेस्ट कर सकती है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं, सरकारी प्रतिभूति बाजार। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफी का प्रश्न हमारे सामने निकल कर आया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41, देखिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर है, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो दोनों ही दोनों आपका सही है, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये भी आपको सही है, ठीक है। 180 डिग्री रेखा को मतलब क्या बोलते हैं, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी अवत्तर को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। पश्चिमी गोलार्ध का मतलब क्या होगा, वेस्टर्न हेमीस्फीयर हुआ, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध का ईस्टर्न हेमीस्फीयर हुआ। अब प्रमुख यामोत्तर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, चिली का चुकी माता नामक स्थान तांबे के उत्पादन के हेतु विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थल को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं, चिली में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिणी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। और चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, नो डाउट दक्षिण अमेरिका में पड़ता है चिली। और चिली का चुकी माता की बात करें, चुकीका माता की बात करेंगे, तांबे का प्रमुख उत्पादन स्थल है, तो ये भी ठीक है। सारे ही प्रश्न आपके सही, सारे ही ऑप्शन आपके सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम कॉरिडोर में सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, ठीक है। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना ये अलास्का में अवस्थित है, बिल्कुल भी आप ना भूलेंगे। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थिति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो देखिए माहे की बात करेंगे, बिल्कुल केरल में है। कराईकल की बात करेंगे, तमिलनाडु में है। इमन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। मतलब सारे ही ऑप्शन क्या है आपके सही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुडुचेरी की बात करेंगे, इसका जो है कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कराईकल आपका तमिलनाडु में है, माहे आपका केरल में है, यमन आपका आंध्र प्रदेश में है। तो सारे ही प्रश्न जो है आपके सही है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी थी,
यहाँ पे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ध्यान में रखना, पहले हेली नाम था, अभी जिम कॉर्बेट है। अभी फिर से नाम बदल के रामगंगा हो गया है, जो कि नदी यहाँ से गुजरती है। ये 1936 में बनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और एक चीज और भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो तीन जो जिले जो है, जैसे यमन जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये बंगाल के खाड़ी के तट पे स्थित है, ठीक है। कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, और माहे जो है सो ध्यान में रखा अरब सागर में है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के स्थित चेमांगदुंग हिमनद है। यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी में यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत में प्रवेश करती है। कई बार यह प्रश्न आपके सामने देखने को मिला होगा, किस नदी की बात हो रही है। तो वन एंड ओनली ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कहाँ पे प्रवेश करती है भारत में? भारत में असम में प्रवेश करती है। जब असम में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर जो है असम का, गुवाहाटी जो है, इसी नदी के तट पे स्थित है, ध्यान में रखना। ये खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। यह फसल 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है, बताइए कौन सा फसल की बात हो रहा है। तो पता होना चाहिए मक्का के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। तो चना जौ की बात करेंगे तो ये आपकी रबी की फसल है। मक्का और धान की बात करेंगे तो ध्यान रखना किसकी फसल है, तो ये आपका सोयाबीन और मक्का, ठीक है, धान, ये सबके सब आपके खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। तो कौन सा फसल किसके लिए है जानना चाहिए आपको। सोयाबीन का उपयोग तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है, पता होना चाहिए। मक्का की बात करेंगे, इसका खाद्यान्न में उपयोग किया जाता है और चारा के रूप में भी इसका उपयोग होता है, पता ही है आपको। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंड ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है इसका जो सही उत्तर है पेंडिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, तो इनको पेंडिमेंट बोलते हैं, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। चले, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिकाओं का वर्णन करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, संक्रमणिका, या फिर प्रस्थितिकी कर्मता, या फिर आवास, या फिर आवास क्षेत्र। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है प्रस्थितिकी कर्मता, इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे के प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। मुंबई एक कृत्रिम पतन आर्टिफिशियल पोर्ट है जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। मर्म मोरमुगाओ पतन जुआरी नदी के मुहाने पर अवस्थित है, एक प्राकृतिक पतन है। ये आपको कहाँ पड़ता है? मर्मगांव, तो ध्यान में रखना ये आपको गोवा में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पतन को नाहवा सेवा में मुंबई पतन के लिए अनुपूरक पतन के रूप में भी विकसित किया गया है। बताना कौन सा सही उत्तर है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर है 2 और 3, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। पहला वाला क्या है, ध्यान में रखना, ये मुंबई वाला जो है ना, ये कृत्रिम नहीं है, ये आपका प्राकृतिक है, ठीक है। मुंबई में और भी है, जैसे कि महाराष्ट्र में ये आप नहवा सेवा है, जिसको ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है। और मुंबई वाला जो है सो आपका प्राकृतिक है। और मार्म गांव वाला जो है नदी तट पे, जुआरी नदी पे है, और ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपका गोवा में पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो गया, तो 2 और 3 इसका सही है। अब आते हैं हम लोग बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार स्पेशल के प्रश्नों को भी जरा हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न जो दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का समूह 1922 में मुंबई में किसान सॉरी मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो मुंगेर में जो किसान सभा हुआ था उसमें मोहम्मद जुबेर और राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने बोला था बिहार स्पेशल का किताब भी आपको सजेस्ट किया था, अब बोला था इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। मुंग सॉरी सॉरी मिस्टेक, मोहम्मद जुबेर और कहाँ पे पूछ रहे हैं, मुंगेर में मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह होना चाहिए, मिस्टेक, राजेंद्र प्रसाद नहीं, मोहम्मद जुबेर और श्री किशन सिंह, ठीक है। तो जितने भी किसान सभा हुए इन सबके बारे में आपको अच्छे प्रकार से जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक आदिवासी की बात करेंगे तो आपको बांका जिले में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी आप ना भूले, ठीक है। तो एसटी का यहाँ पे संख्या की बात करेंगे बहुत है, ठीक है। सार्वजनिक अनुपात की बात करेंगे, एसटी आपको यहाँ पे दिखे शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि आदिवासी समुदाय में आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना।
1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में, ठीक है, कहां पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, जिसको सियाराम दल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कहां पे हुआ था, तो ये आपका भागलपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो ये आपको भागलपुर में हुआ था। ध्यान रखना, श्री भागलपुर में। इसको कह सकते हैं एक प्रकार का राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी भागलपुर में, और ब्रिटिश सत्ता को एक तरह से वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया था, ठीक है। पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार के किस स्थान पर लगाया गया है, बताइए। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करेंगे। बिहार राज्य का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये करीमगंज दरभंगा में स्थापित किया गया। ये आपसे पूछा था 68 बीपीएससी में, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इससे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पर्णपाती वन, मतलब डिसिडियस वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो सबसे अधिक आपको कहाँ पे मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और इन वनों का विस्तार की बात करेंगे, कहाँ पे होता है, तो जहां पे वर्षा की बात करेंगे 120 सेंटीमीटर से 200 के बीच में होता है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा, तो मुख्य रूप से जिस लकड़ी से हमारा फर्नीचर जो बनता है उस प्रकार की लकड़ी मिलता है, साल, सागौन, शीशम, खैर, महुआ, प्लास, ये सब आपको इस क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण जा रहे हो तो आप वहां पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को आप कैसे भूल सकते हो, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, साथ में टाइगर रिजर्व भी है। तो वहां पे इस प्रकार के वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप इसे ना भूलें। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 में हुई गिरफ्तारी के पश्चात देशी हुई बिहार में देशी हुई जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। ये मिस्टेक है। उनमें सर्वाधिक प्रभावित जिला क्या कौन था, मतलब कहने का मतलब है जब महात्मा गांधी उनके साथी को जब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 8 अगस्त 1942 के बाद ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, तो बिहार में कई जगहों पे आपको देखेंगे तो धरना प्रदर्शन हुआ, फिर विरोध हुआ। तो उस संदर्भ में बहुत सारे रेल सेवा को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो सबसे अधिक जो प्रभावित जिला जो था वो कौन सा, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जिला जो था पटना था, ध्यान में आपको रखना, बहुत प्रभाव यहाँ पे पड़ा। और इस विद्रोह में आपको हिंसा भी आपको देखने को मिलता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर दिशा में आपको व्यवस्थित करना है, तो ध्यान में रखना सबसे पहले कौन होगा, दक्षिण में कौन होगा। तो सबसे पहले आप दिमाग लगा रहे हो बिहार के दक्षिण में कौन है, झारखंड है ना, तो झारखंड से सटा हुआ जिला कौन होगा, नवादा। 4 नंबर ऑप्शन किस में है, सारे में ही है। उसके बाद बात करेंगे वैसे जिला को चुनिए जो कि उत्तर में है, मतलब नेपाल से सटा होगा, ठीक है। तो नेपाल से सटा होगा शिवहर, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का सीमा लगता है ना नेपाल से, और शिवहर सीतामढ़ी से ही कट के बना है। तो शिवहर पहले में हो गया, तो 1 2 3 4 से बना लोगे आप, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा बिहार का जब आपको चौहद्दी जब आपको ध्यान में रहेगा, तो उससे आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि बिहार का उत्तरी जिला बात करेंगे तो शिवहर है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। और शिवहर जो है सो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, नेपाल उत्तर में पड़ता है तो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो दक्षिण में आपको झारखंड आपको मिलता है जो कि नवादा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको बिहार का मैप जो है ना घर में आप लगा लीजिए, उसको प्रयास कीजिए दिन में 2 3 बार देख ले, ताकि कम से कम कौन जिला किधर है ये चीजें आपको याद रहे, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसमें युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित की गई, ठीक है। तो 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है, किसने शुरू किया, तो यहाँ पे ध्यान रखना श्री कृष्ण सिंह। प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे कौन थे, तो वो भी आप हमको बताइए। बिहार में तो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह ही थे। और उसके बाद गौरी सिंह भी सत्याग्रही में आते हैं। विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे पूरे देश भर में। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही में आपके आ जाएंगे क्या, पंडित नेहरू साहब। और तीसरे में श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। लेकिन बिहार में श्री कृष्ण सिंह पहले नंबर पे थे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार के जगदीशपुर में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन रहे थे, तो ध्यान रखना वीर कुंवर सिंह, जानते हैं आप लोग। अब आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। गांधी जी के सहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह दिया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व की भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताए, बिहार। एक्चुअली में जब गांधी जी ने जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया तो उन्होंने शराब मदिरा पान का विरोध किया, ठीक है, जो कि गांधीवादी आदर्श भी है। तो वहां पे शराब शराब के डिमांड में काफी कम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब सरकार को काफी राजस्व का नुकसान होने लगा। तो उसके बाद उस राज्य की सरकार ने क्या किया, कुछ लोगों की मतलब सूची जारी की जिसमें से आपके
बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी थे, जैसे नेपोलियन वगैरह था, या फिर आइंस्टीन वगैरह का भी नाम आई थिंक उसमें था, जो लोग जो थे वर्ल्ड में सबसे अपना प्रसिद्धि उन्होंने पाई थी। और मुख्य तो वो लोग शराब पीते थे, ठीक है। तो उनका कहना था, देखो ये लोग इतने ग्रेट हैं, बहुत सारे लोगों का नाम था, मुझे दो तीन का नाम याद आ रहा है। ये लोग इतने ग्रेट है और ये लोग शराब पी रहे हैं, और आप गांधी के कहने से आपने शराब पीना छोड़ दिया। जैसे अगर आपको अगर कुछ भी प्रकार का एग्जाम्पल देना हो तो आप कह सकते हो, अरे देखो वो तो इतना ग्रेट पर्सनालिटी है, इतने बड़े ऑफिस में काम करता है, ठीक है, वो तो शराब पीता है तो उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्यों ना पीऊं। तो उसी प्रकार की कोशिश जो थी उस राज्य की सरकार के द्वारा भी की गई थी। बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिखा गया था, उनको फोटो के साथ दिखाया गया, तो बताओ ये शराब पीते हैं, तुम लोग शराब पीना बंद कर दिया, ठीक है। ये बिहार में हुआ था। चलिए अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को भी जरा हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, आप लोग इसको सॉल्व सॉल्व कर लेना। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। एक वस्तु का पृथ्वी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व त्वरण जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी इज 6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे होगा फिर धरती पे हो, नहीं बदलता है, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो इसका 100 किलोग्राम ही होगा, ध्यान में रखना, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेट बदलता है, ध्यान रखना। यह ग्रह द्रव्यमान एक सार्वत्रिक राशि के जो वस्तु के पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। यह ग्रह उपग्रह तथा स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, जबकि भार और त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान में रखना। समान द्रव्यमान रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीन प्रकार के पात्र ए बी सी में क्रमशः जल, पारा और मिट्टी का तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोपियां लगी, यदि तीनों टोपियां एक साथ खोली जाए तो पात्र का तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली हो जाएगा, ठीक है। एक में क्या है, जल है, एक में पारा है, और दूसरे में मिट्टी का तेल है। अब तीनों को एक साथ जो टोपी ऊपर का हटाएंगे तो कौन सा सबसे पहले खाली होगा, तो ध्यान में रखना। तो सबसे पहले खाली जो होगा जल होगा, ठीक है। क्यों जल खाली होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, सॉरी मिस्टेक, जल नहीं, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। पात्र सी, मैं पात्र सी में ना ये सी टिक कर दिया तो मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन में पात्र सी ने मिट्टी का तेल लिया है, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या पढ़ दे रहा हूँ। यदि तरल के बहाव की गति उनके घनत्व के उत्क्रमणानुपाती होती है, तो अर्थात घनत्व जितना कम होगा बहाव उतना अधिक होगा। पारा का घनत्व सबसे अधिक और मिट्टी का तेल का घनत्व सबसे कम है, इसलिए मिट्टी के तेल वाला पात्र सी सबसे पहले खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक ही पदार्थ से बने आर त्रिज्या के एक खोखले गोले, आर त्रिज्या वाले भूले भूरे गोले और आर त्रिज्या वाली एक गोल प्लेट को सामान्यतः तापमान से 20 डिग्री सेल्सियस तक ताप तक गर्म किया जाता है, एक साथ गर्म करते हैं, फिर उन्हें कमरे में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनमें से कौन सा सबसे पहले सामान्यतः तापमान पर पहुंचेगा, बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या, प्लेट है, ठीक है। एक ही पदार्थ में बने आर त्रिज्या के एक खोखले गोले, आर त्रिज्या वाले भूरे गोले और आर त्रिज्या वाली एक गोल प्लेट को सामान्य तापमान से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक साथ गर्म किया जाता है, फिर उनके कमरे में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इनमें से सबसे पहले सामान्यतः तापमान पे कौन पहुंचेगा, तो सबसे पहले प्लेट, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे जैसे सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, सूर्य की किरणों को वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूल के कणों, जल कणों और दूसरे सूक्ष्म कणिकीय पदार्थों द्वारा प्रकीर्णित किया जाता है। परिणाम स्वरूप दिन के समय पर मंडल में आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका क्या कारण है, नीला प्रकाश सबसे अधिक परिकर्णित होता है, ठीक है। समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वाले दो तार बनाए गए। तार ए तांबे का बना है, तार टू एल्युमिनियम से बना है। यह ज्ञात किया गया है कि तांबे की वैद्युत चालकता एल्युमिनियम की वैद्युत चालकता से अधिक है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है आपसे, तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, दोनों तारों में प्रवाहित धारा एक समान मानी जाती है, तो दोनों में नष्ट होने वाला शक्ति शोषण भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चलिए जो वैज्ञानिक
जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर से संबंधित संस्था कौन सी है? बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, ठीक है। भटनागर पुरस्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उनकी जो संस्था जो है CSIR है, ठीक है। ध्यान में रखना। एक प्रश्न और भी मैं बताना भूल गया, अधिक चलकता वाले धातु जो होता है, तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, फिर पित्तल है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। CSIR अब ध्यान में रखेंगे, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 में हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, और ये आप भूलेंगे नहीं। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जानता है? शांति स्वरूप भटनागर जी को जानता है, और इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे प्रश्नों को देखेंगे। 67 नंबर, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपके हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, ब्राउनियन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। बैकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बैकेलाइट के बारे में बात हो रही है। आगे का प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कितनी बार भी गर्म करेंगे मुलायम बनाया जा सकता है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कितनी बार भी गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है? बताना कौन सा इसका सही उत्तर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है केवल एक, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयुक्त होता है। बताना है सही उत्तर क्या है इसका। चलिए, तो इसका है निकेल और कैडमियम, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोटाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक आदि साधनों में, ठीक है। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को तत्व बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है दोनों ही सही है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तत्व बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखिए। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक सशक्त बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना, बाकी सारा ही सही है। अब स्टेनलेस स्टील में सबसे अधिक क्या होता है? लोहा होता है, लगभग 90% के आसपास लोहा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 10% के आसपास क्या होता है? तो क्रोमियम होता है। तो मुख्यतः स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिला देते हैं, सॉरी, लोहा में क्रोमियम मिला देते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील मिल जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः 90% से थोड़ा कम होता है। इसमें मैग्नीज भी होता है 0.35%, और कार्बन भी होता है, कितना होता है ध्यान रखना, तो 0.25%, ठीक है। मतलब ये समझोगे आप 89.40, ठीक है। ये होता है 10% क्रोमियम होता है, थोड़ा सा आपका मैग्नीज होता है, थोड़ा सा कार्बन होता है, लेकिन इसमें सिलिकॉन को नहीं मिलाते, ठीक है। चलिए अब ये पे स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें क्या होता है ये करने से? तो जंग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इनकी बढ़ जाती है। फ्यूज सेल, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जो फ्यूल सेल जल उत्पाद के रूप में उष्मा एवं जल का उत्पन्न करता है, ठीक है। पहला है ये ऑप्शन। फ्यूज सेल का उपयोग वाहनों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है, किंतु कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं होता है। फ्यूल सेल की बात करेंगे, ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पन्न करना होता है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो फ्यूल सेल के बारे में बात हो रही थी, इसका जो सही उत्तर लिया है केवल एक, ठीक है। ये आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे एक, जिसमें शुद्ध, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो फ्यूल सेल जल उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में उष्मा एवं जल उत्पन्न करता है। ये आपका सही है फ्यूल सेल के संदर्भ में, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है? तो पेंसिल बनाने के लिए तो आप जानते हैं ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि कार्बन का अप्रूव भी है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय औद्योगिक संस्था बेंगलुरु के अनुसंधान विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों और यूरोपीय संघ सीमाओं तथा व्यवस्थाओं पर आधारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अंतर्गत पहली बार शामिल किया गया? बड़ा सा प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन।
ठीक है, ध्यान में रखना। ओजोन की बात करेंगे, क्या लिखते हैं इसको, O3 लिखते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको ओजोन परत जो है आपको ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। और सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें जो होती है उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा भी करता है, ठीक है। तो ओजोन को पहली बार राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों में भी शामिल कर लिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है, इससे पहले नहीं थी। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पंछी निम्नलिखित में से कौन सा था, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान रखना। पक्षी का नाम है डोडो, जो कि बत्तख का प्रजाति, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या था इसके बारे में सुनिए। डोडो नामक पक्षी के विलुप्त होने से मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति का प्रजनन असफल हो गया। डोडो का शरीर बहुत भारी और पंख भी बहुत छोटे थे, जिसके कारण ये पंछी उड़ नहीं सकती थी। ये पंछी अपने अंडे मानव द्वारा शिकार किए जाने से नहीं बचा सका। डोडो उस प्रजाति के वृक्ष का फल खाता था और उसके बीजों को प्रसार करता था, ठीक है, सीड को मतलब क्या करता था, प्रसार करता था। डोडो को विलुप्त होने के कारण बीजों का प्रसार रुक गया, जिसके कारण उच्च वृक्ष प्रजाति का प्राकृतिक प्रजनन क्षमता जो था और समाप्त हो गया। आप मनुष्य के द्वारा ही उसको एक जगह से दूसरी जगह लगाएंगे तो ही होगा, ठीक है। अब चलते आगे। ये बत्तख का प्रजाति था डोडो, ठीक है, डोडो डक। अंतःस्रावी जालिका आवृतक गैन्युलोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकोइडिक स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बाहरी परत वाली झिल्ली को कितनी तहों से होकर गुजरना होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 2। गहरनी उपकला द्वारा श्रावित गरहनी उपकला द्वारा श्रावित सिक्रिटिन और कोलोस कोलोसिस्टोकिनिन नामक जठरांग हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का श्रवण करने के लिए सक्रिय करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर आग्नाशय और जठर, ठीक है। एक व्यक्ति जिनका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों में रक्तदान हेतु बुलाया गया, जिनमें से रक्त समूह किस प्रकार का पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखा ए है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, पहले आप वो निकाल लो जो कि सबको दे सकता है। तो पता होना चाहिए आपको सबको कौन दे सकता है। एक व्यक्ति जिनका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु बुलाया जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए, ठीक है। किस किस को बुला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए, ओ तो आएगा ही ना। और इसका ए जो था तो ए तो देगा ही, जिसका जो रक्त समूह रहेगा वो तो देगा ही, वो सबको दे सकता है। उसके बाद कौन दे सकता है, तो ध्यान रखना ए ओ, ठीक है, ये वाले जो थे दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये ऑप्शन में आई थिंक मिस्टेक कर दिया, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए ओ होना चाहिए, ए होना चाहिए और एओ होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ था, पत्नी को तो बुला सकते हैं, पुत्र को भी बुला सकते हैं, पुत्री को भी बुला सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ये तीनों को मिला के होना चाहिए, ए भी नहीं दे सकता। जैसे देखिए अगर आपका कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो तो आपको देगा। जैसे मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो जिसका भी ए रहेगा वो आपको देगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लीजिए एक होता है ना आपका ओ वाला जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ निगेटिव होता है, ये सबको दे सकता है, ठीक है। और ये दोनों का मिला के जो होगा वो भी मतलब क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। तो उसी तरह का प्रश्न यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पत्नी भी दे सकती है, पुत्र भी दे सकता है और वो भी दे सकती है, क्योंकि भाई का ए भी है तो ए भी नहीं दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, मैं सोच रहा था ऊपर में क्यों नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सी, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये सही है, ठीक है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, बताइए इंसुलिन का आविष्कार की बात करेंगे किसने किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार करने का वेटिंग और वेस्ट को जाता है, पूरा नाम नहीं दिया, वेटिंग और वेस्ट दोनों है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन के आविष्कार की बात करेंगे, बेटिंग ने किया था 1921 में किया था, उसका सहयोगी जो था वेस्ट था, ठीक है। तो 1921 आपको ध्यान में रखना है। और ये जब बहुत अधिक जब शुगर की मात्रा शरीर में जब बढ़ जाती है तब इंसुलिन चढ़ाने की नौबत आती है, ठीक है। 1921 में इन्होंने किया था और 1923 में, ठीक है, बेटिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वो लोग पीड़ित की अच्छी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखा, बेरी बेरी रोग से
पीड़ित होते हैं, क्योंकि जैसे ही पॉलिश किया हुआ चावल खाओगे ना, तो विटामिन बी वन की कमी रहती है। ठीक है, तो विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, थायमिन, विटामिन बी वन मतलब थायमिन की कमी से मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम काफी अधिक प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, बेरी बेरी रोग आपको होता है। ठीक है, तो विटामिन बी वन की कमी से या फिर थायमिन की कमी से आप ये कह सकते हो। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरूर देखेंगे। किसी एक आहार फसल पर किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, आहार श्रृंखला का क्रम क्या है? तो आहार श्रृंखला में मूषक, सर्प, बाज, इस प्रकार श्रृंखला में कीटनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किससे संचित होगा? ठीक है, तो ध्यान में रखना इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर बाज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा बता दे रहा हूं। सबसे पहले ऊपरी उपभोक्ता में बाज आएगा। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक कीटनाशक की सांद्रता सबसे अधिक संचित होगी। ठीक है, चलिए तो इसको आपको ध्यान रखना। यहाँ पे प्रश्न जो है नीचे भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सांप को क्या खाएगा, नहीं, इसको सबसे पहले मूसा को कौन खाएगा, सांप खाएगा। ठीक है, और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, मूसक मतलब चूहा को, सांप, और सांप को कौन, तो बाज। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का क्रम जो है इस प्रकार से रहेगा। तो सबसे अधिक अगर पूछ रहा है, सबसे अधिक की श्रृंखला में कीटनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें होगी, तो बाज में होगा ना, क्योंकि मान लीजिए चूहा को कौन खाया, सांप खाया, सांप को फिर बाज खा जाता, तो दोनों की चीजें तो इसमें आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको, क्या होगा सही उत्तर। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि नीली हरी शैवालों में नहीं पाया जाता है। इसमें ऊर्जा रासायनिक स्थिति ऊर्जाओं के रूप में संचित रहता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं आप सेल, तो ये तो आपको ठीक है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि नीली हरी शैवालों में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो जीवाणु में नहीं पाया जाता, जबकि नीली हरी शैवाल जो था इसमें भी नहीं पाया जाता। ठीक है, कि दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव ध्यान में रखना, इसके वजह से दोनों में ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए प्रकाश तंतु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये तंतु प्रकाश की दृष्टि से काफी हल्के होते हैं, अतः इन्हें स्थापित करना आसान होता है। इसमें ऊर्जा की क्षति कम होती है। बताइए कौन सा उत्तर सही है, तो दोनों ही उत्तर जो है आपका सही है। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNS-1A कहाँ छोड़ा गया? बताइए सही उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रखना श्रीहरिकोटा। चलिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ध्यान में रखना है, तो इसका सही उत्तर केवलर का प्रयोग करते हैं ना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने, केवलर का प्रयोग जैकेट बनाने के लिए करते हैं, हेलमेट बनाने के लिए करते हैं। अब सुरक्षा से संबंधित जो उपकरण जो होता है उसे भी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि उसका टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है ना बहुत तन्यता वाला होता है। ठीक है, अधिक तन्यता होता है केबलर का, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात से भी लगभग 5 गुना मजबूत होता है, इसलिए इसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। फिर अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर, जो कि आखिरी सेशन होगा हमारा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत निवेशक को 10 करोड़ तक की निशुल्क भूमि 1 रुपया के नाम मात्र शुल्क पर करीब दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, तो कहाँ पे दी जाएगी, अभी हाल फिलहाल में निकल कर भी आया था विवाद। 100 करोड़ का निवेश करने पे 1,000 नौकरियां। ठीक है, तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के अंतर्गत निवेशक को 10 करोड़ रुपए तक की निःशुल्क भूमि जाएगी। ठीक है, 1 रुपये के नाम मात्र शुल्क पर कब दी जाएगी, तो ध्यान रखना, तो 100 करोड़ रुपए का निवेश करोगे और 1,000 नौकरियां, 100 करोड़ रुपया का निवेश करना है, 1,000 नौकरी दोगे तब। ठीक है, आगे का प्रश्नों को देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMROI में 2 लाख रुपए तक की सहायता कैसे दी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2 लाख तक की सहायता आपको कैसे दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, 6 माह बाद आपको चेक किया जाएगा, काम अगर संतोषजनक होगा तो 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी आपको मिल सकती है। ठीक है, जीविका वाला भी नहीं हुआ था, तो उससे संबंधित है ये प्रश्न। ठीक है, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में सबसे पहले आपको 10,000 रुपया मिलेगा। 6 महीने के बाद जांच होगी, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, काम आपका संतोषजनक है, तो बाकी के पैसे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी जब हम लोग देखते हैं। प्रश्न देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में GSDP में वर्तमान मूल्य पे कितनी वृद्धि दर्ज की? ठीक है, सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 14.5%।
जीएसडीपी का मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों में ड्रॉप आउट दर में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, मतलब बच्चे स्कूल छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अगले 2 दशकों के लिए विकास रूपरेखा बनाकर बिहार को मतलब क्या करना, विकसित बनाना। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता मारिया कोरिना मचाडो को किस कारण सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, ट्रम्प को नहीं मिला ना। ठीक है, तो किस कारण से इनको दिया गया, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इनका सही उत्तर है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन और राजनीतिक संवाद के लिए दिया गया है। ध्यान, कहाँ की रहने वाली है? ध्यान में, वेनेजुला की प्रमुख विपक्षी नेता ये नेता है, तो ध्यान रखना कहाँ की है, तो ये वेनेजुला की है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे की प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन आईओएमईडी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बताइए सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका हांगकांग। ठीक है, चीन की पहल पर स्थापित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन आईओएमईडी का उद्देश्य वैकल्पिक विवाद समाधान का बढ़ावा देना। इस संगठन का औपचारिक उद्घाटन 30 मई 2025 को किस शहर में किया गया, जहां इसका मुख्यालय भी है? तो ये भी आपका हांगकांग ही होगा। ठीक है, आई थिंक दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया ना। ठीक है, हाँ। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किस देश की ओपल सुचेता चुआंगश्री को दिया गया? मिस वर्ल्ड 2025 की बात करेंगे, कहाँ का है तो आपको पता होना चाहिए, थाईलैंड की है ना, ध्यान में रखना। हाँ, भारत की मोना अग्रवाल ने दक्षिण कोरिया में पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने जीता है। ठीक है, भारत के नए नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, आगे का प्रश्नों को देखते हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किनके नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ठीक है, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? ध्यान रखना, तो उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर ध्यान में रखना क्या है, उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला ध्यान में रखना कैसे चीज का है, तो एक गोरैया का नाम है उज्ज्वला, गोरैया का नाम है, ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का भी यही है। ठीक है, आप चलते आगे। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोमोडो ध्यान रखें इंडोनेशिया। कोमोडो की बात करेंगे, समुद्री जलीय जीव है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कभी। तो ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, तो कहाँ पे किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। ठीक है, इसी के साथ सेट नंबर 5 था ना, डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। सेट नंबर 6 का डिस्कशन आपके साथ में जल्द लेकर आऊंगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। शुक्रिया। प्रमाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का डिस्कशन भी आपको इसी प्रकार से मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ फिर से आपसे, आपके साथ अगले डिस्कशन में।